नमस्कार, देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क टीवी 9 में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज टॉप 9। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा और सबसे पहले बात बेकाबू कोरोना से देश में बने भयावह हालात की करेंगे। कोरोना से जुड़ी हुई खबरों के लिए टॉप 9 कोरोना से जंग के साथ करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। देश में 24 घंटे में कोरोना के नए मामले 2,75,000 तक पहुंच गए हैं। वहीं इस दौरान 1,620 लोगों की जान महामारी ने ले ली है। वैसे 24 घंटे में 1,43,000 से ज्यादा लोग रिकवर भी हुए हैं, लेकिन बढ़ते केस और मौत के आंकड़ों ने सबको दहला रखा है। महाराष्ट्र में 24 घंटे में सबसे अधिक 68,000 से ज्यादा केस सामने आए, जबकि 503 लोगों की मौत हो गई। यूपी में 30,000 से ज्यादा और दिल्ली में 25,000 से ज्यादा नए मामले 24 घंटे में दर्ज किए गए। दिल्ली में 161 और यूपी में 127 लोगों की मौत 24 घंटे में कोरोना से हो गई। कोरोना के बिगड़ते हालात पर प्रधानमंत्री मोदी को कई नेताओं ने चिट्ठी लिखी है। इसमें पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल और स्टालिन भी शामिल है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने वैक्सीनेशन को लेकर पीएम को 5 सुझाव दिए हैं। इसमें यह कहा गया है कि 45 साल से कम उम्र के लोगों के टीकाकरण की भी छूट दी जाए। इस बीच राहत की खबर यह है कि 7 दवा कंपनियों ने कोरोना के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवा रेमडेसिविर के दाम कम करने की घोषणा की है, जबकि सरकार ने रेमडेसिविर का उत्पादन 15 दिनों में दोगुना करने के निर्देश दिए हैं। केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स राज्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा है कि फिलहाल देश में 1.5 लाख शीशी रेमडेसिविर का उत्पादन हो रहा है, जो कि अगले 15 दिनों में 3 लाख शीशी प्रतिदिन हो जाएगा। केंद्र सरकार ने ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ाने के लिए इसके औद्योगिक इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। हालांकि इसमें 9 विशेष उद्योगों को छूट दी गई है। केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि रेलवे की लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन और ऑक्सीजन सिलेंडरों को ले जाने के लिए ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाने की योजना बनाई है। कोरोना की पहली क्लिनिकली टेस्टेड स्वदेशी दवा लॉन्च हुई है। दावा किया गया है कि यह दवा रेमडेसिविर से 3 गुना असरदार है और इससे मरीज 4 दिन में ठीक हो रहे हैं। इसका नाम आयुध एडवांस रखा गया है। ये दवा 2 क्लिनिक ट्रायल से गुजर चुकी है और गुजरात सरकार के आयुर्वेद विभाग से इसे मंजूरी मिल चुकी है। आयुध एडवांस नाम की ये दवा 21 पौधों से तैयार की गई है। ये एक लिक्विड दवा है। इसे बनाने वाली कंपनी का दावा है कि आयुध एडवांस से बीमारी जड़ से ठीक होती है और इससे 2,20,000 लोगों का कोरोना ठीक हो चुका है। कंपनी की 2 दवाएं हैं। इनमें से एक आयुध एडवांस कोरोना के मरीजों के लिए है, तो दूसरी तरफ आयुध मेंटेन नाम की दवा इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत करने के लिए है। अमेरिका में आज से सभी वयस्कों को कोविड वैक्सीन लगेगी। इसी बीच भारत में सभी आयु वर्गों के लोगों को वैक्सीन लगवाने पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। इस मुद्दे पर सर्वोच्च अदालत में 2 याचिकाएं दायर की गई हैं। कांग्रेस समेत कुछ विपक्षी दल वैक्सीन को लेकर तय की गई उम्र सीमा में ढील की मांग कर रहे हैं। कल 20 टन ऑक्सीजन का कैप्सूल रायबरेली से कानपुर लाया गया। खास बात यह रही कि ऑक्सीजन को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी लेकर पहुंचे। आज से कानपुर के अस्पतालों में इससे ऑक्सीजन की आपूर्ति ठीक होने की उम्मीद है। इस बार कोरोना का प्रहार पहले से ज्यादा गंभीर है, लेकिन हम कितने तैयार थे? जाहिर है इसका जवाब निराश करने वाला होगा। सवाल ये कि ऐसा हुआ क्यों? कोरोना के अटैक के आगे लाचार सिस्टम से जुड़ी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 वेंटिलेटर पर सिस्टम। जयपुर में कोरोना मरीजों के लिए बड़ी किल्लत होने वाली है। प्रदेश का सबसे बड़ा कोविड डेडिकेटेड अस्पताल RUHS पूरी तरह से फुल हो चुका है। अस्पताल में इस वक्त 1,100 से ज्यादा मरीज ट्रीटमेंट के लिए भर्ती हैं। अस्पताल के सभी वार्ड तो फुल है ही, कॉटेज में भी 2 से 3 मरीज भर्ती हैं। आज कोरोना के विकट हालत में दिल्ली LG अनिल बैजल और मुख्यमंत्री केजरीवाल की मीटिंग होगी। मीटिंग में शीर्ष अधिकारी भी शामिल होंगे। इस बीच केजरीवाल ने केंद्र से शिकायत की है कि ऑक्सीजन की आपूर्ति पहले से कम हो रही है। उन्होंने केंद्र सरकार से ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ाने की मांग की है। केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि दिल्ली का ऑक्सीजन दूसरे राज्यों को दिया जा रहा है। दिल्ली में कोरोना का इलाज कर रहे निजी अस्पतालों को 80% बेड कोरोना मरीजों के लिए आरक्षित रखना होगा। सीएम केजरीवाल ने कहा है कि इसके अलावा आज से 1,500 अतिरिक्त ऑक्सीजन बेड भी दिल्ली वालों के लिए उपलब्ध होगा। नागलोई के मनसाराम हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी दिल्ली पुलिस की पहल से पूरी की गई। अस्पताल से किसी ने यहां भर्ती 35 मरीजों को ऑक्सीजन न मिलने की शिकायत की। इस पर पुलिस ने पहल करते हुए अस्पताल को ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराए और मरीजों की जान बचा ली। दिल्ली सरकार ने कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज को कोविड हॉस्पिटल में बदलने का फैसला किया है। डॉक्टर्स फॉर यू नाम की संस्था इस पूरे कोविड सेंटर का संचालन करेगी। यहाँ हर बेड के साथ ऑक्सीजन सिलेंडर अनिवार्य रूप से रहेंगे। सेंटर में कुल 600 बेड होंगे, जिनमें 100 पूरी तरह से तैयार हैं। यहाँ पर खास तौर से क्रिटिकल पेशेंट्स को रखा जाएगा। यूपी के बलिया में कोरोना पॉजिटिव पाए गए व्यक्तियों की कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग करने गई स्वास्थ्य विभाग की रैपिड रिस्पांस टीम पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। हमला करने वालों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है और उनकी गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही है।
डीआरडीओ आज दिल्ली एयरपोर्ट के पास 500 बेड का कोविड सेंटर शुरू कर रहा है। इस सेंटर में सभी आईसीयू बेड हैं, जिनमें वेंटिलेटर की भी व्यवस्था है। दवाइयों की कोई कमी न हो, इसके लिए यहाँ पहले से ही सारे इंतजाम कर लिए गए हैं। इसके अलावा यहाँ एक कैंटीन भी खोली गई है, जिसमें मरीजों के लिए खाना तैयार होगा। गुजरात के वडोदरा में मौजूद जहांगीरपुरा मस्जिद को कोविड सेंटर में तब्दील कर दिया गया है। यहाँ पर 50 बेड ऑक्सीजन के साथ उपलब्ध करवाए गए हैं। जिस फ्लोर पर कोविड सेंटर बनाया गया है वहाँ पहले मदरसा था, लेकिन कोरोना के चलते यहाँ तालीम बंद कर दी गई थी। इसलिए धर्म गुरुओं ने इस जगह का इस्तेमाल करते हुए यहाँ कोविड सेंटर बनाने का प्रस्ताव दिया। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में 20 कोविड पॉजिटिव मरीज अस्पताल से भाग निकले। पुलिस और मेडिकल अधिकारियों ने इस खबर की पुष्टि करते हुए बताया कि इनमें से ज्यादातर मरीज दूसरे राज्यों के थे। अब आशंका इस बात की है कि ये अपने अपने शहरों के लिए निकल गए हैं और इनमें से कई लोगों को संक्रमित होने का खतरा रहेगा। कहां क्या कुछ है बंद, कहां से लोग करने लगे हैं माइग्रेट और कितनी मुश्किलों से जिंदगी चल रही है। कोरोना के साइड इफेक्ट से जुड़ी खबरें देखिए टॉप 9 लॉकडाउन 2.0। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के लोगों से इमोशनल अपील की है। नीतीश ने कहा है कि जो जहां है वहां से बिहार लौट आए। इस बीच बिहार में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है, जबकि वीकेंड लॉकडाउन पर आगे फैसला लिया जाएगा। शादी समारोह को नाइट कर्फ्यू से छूट दी गई है। बिहार में 15 मई तक सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग और अन्य शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। वहीं इस अवधि में किसी भी तरह की परीक्षा भी नहीं ली जाएगी। हालांकि यह निर्देश बीपीएससी, एसएससी और तकनीकी चयन आयोग की परीक्षाओं पर लागू नहीं होंगे। आरटी-पीसीआर टेस्ट न करने पर केजरीवाल सरकार ने 4 एयरलाइंस पर एफआईआर दर्ज कराई है। इस बीच केजरीवाल ने वीकेंड लॉकडाउन पर सख्ती बढ़ाते हुए 569 एफआईआर किए, जबकि 323 लोगों को अरेस्ट किया गया है। इनसे कुल 2369 चालान काटे गए। दिल्ली के चांदनी चौक मार्केट को 25 अप्रैल तक बंद कर दिया गया है। पिछली बार की तरह इस बार भी कोरोना के बढ़ते संकट के बीच पलायन शुरू हो चुका है। अलग अलग शहरों से लोग अपने गांवों को लौट रहे हैं। यूपी आगरा से ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिली हैं। पहले ऐसी ही तस्वीरें महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों और दूसरे कई राज्यों से आ चुकी हैं। एहतियात ही महामारी से सुरक्षा का सबसे बड़ा हथियार है, लेकिन एक कपल को दिल्ली पुलिस ने जब कोरोना प्रोटोकॉल समझाने की कोशिश की तो क्या हुआ, जरा आप भी देखिए। पुणे महाराष्ट्र का सबसे बड़ा कोरोना हॉटस्पॉट बना है। शहर में पिछले 24 घंटे में 12,675 नए केस सामने आए। ऐसे में शहर के नोबल अस्पताल में ऑक्सीजन की मांग काफी बढ़ गई है। इस अस्पताल में पहले जहां पूरे सप्ताह में 12 टन ऑक्सीजन की खपत होती थी, जो अब बढ़कर रोजाना 9 टन हो गई है। अकेले इस अस्पताल में रोजाना 300 से 400 कोरोना मरीज ओपीडी में पहुंच रहे हैं। राजधानी दिल्ली से सटे यूपी के नोएडा और गाजियाबाद में रविवार को एक दिन का कर्फ्यू रहा। इस दौरान जिलाधिकारी ने जिले में अलग अलग जगहों पर जाकर कोविड प्रोटोकॉल की स्थिति का जायजा लिया। नोएडा में भी लोगों ने कर्फ्यू का पूरी तरह से पालन किया और सड़कें सुनसान पड़ी रही। इंदौर में कांग्रेस विधायक विशाल पटेल ने दिवालपुरी के कोविड केयर सेंटर के लिए 2 करोड़ रुपए का दान दिया। वहीं दिल्ली में यूथ कांग्रेस के सदस्यों ने जरूरतमंदों के बीच खाने के पैकेट्स बांटे। खाने के पैकेट्स दिल्ली के कश्मीरी गेट इंटरस्टेट बस टर्मिनल पर बांटे गए। पटना में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए छठ व्रती महिलाओं ने अपने घरों में ही व्रत किया। इस मौके पर कोरोना वायरस से मुक्ति की प्रार्थना भी की गई। बिहार के ही सासाराम में व्रती सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते देखे गए। कई छठ व्रती चेहरे पर मास्क लगाकर भी डूबते हुए सूरज को अर्घ्य देते दिखी। पश्चिम बंगाल में आज कहां पर करेंगे गृह मंत्री अमित शाह रोड शो। ममता बनर्जी की कहां पर जनसभाएं और किसी सीट के बीजेपी उम्मीदवार बदमाशों ने गोली मारकर उनको घायल कर दिया। बंगाल चुनाव से जुड़ी खबरें देखिए टॉप 9 बैटल ऑफ बंगाल। गृह मंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे और एक रोड शो में शामिल होंगे। शाह सुबह 11 बजे पश्चिम बर्धमान में, दोपहर करीब 1:30 बजे उत्तर दिनाजपुर में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। इसके अलावा दक्षिण दिनाजपुर में रोड शो में शिरकत करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज पश्चिम बंगाल के चुनावी दौरे पर हैं। नड्डा आज विद्रोही मोड़ से सिलीगुड़ी और अष्टधातु काली मंदिर से नेताजी स्टैच्यू तक रोड शो करेंगे। इसके बाद बांद्राबनी मठ में एक जनसभा और बोलपुर में एक टाउन हॉल में मीटिंग को संबोधित करेंगे। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुनाव को लेकर कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। ममता आज उत्तर दिनाजपुर में 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगी। सुबह 11 बजे ममता कलियागंज में, दोपहर 12 बजे हेमटाबाद और दोपहर 1 बजे चकुलिया में रैलियों को संबोधित करेंगी।
गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में एक रोड शो का आयोजन किया। नकाशीपाड़ा विधानसभा क्षेत्र में आयोजित इस रोड शो में शाह ने कहा कि हम बम बारूद और बंदूक के मॉडल को विश्वास, विकास और व्यापार से बदलेंगे। शाह के मुताबिक बीजेपी की सरकार आने पर विकास होगा। टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि सीएम ममता बनर्जी अब कोलकाता में चुनाव प्रचार नहीं करेंगी। 26 अप्रैल को शहर में चुनाव प्रचार के अंतिम दिन केवल एक प्रतीकात्मक रैली करेंगी। इसके अलावा उन्होंने अपनी सभी सभाओं का टाइम भी सीमित कर दिया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए शेड्यूल से अपनी सभी रैलियां रद्द कर दी हैं। उन्होंने दूसरे दलों से भी जनसभाएं न करने की अपील की है। राहुल ने कहा कि ये तू मैं का समय नहीं है, हम सबको मिलकर लोगों को बचाना है। पश्चिम बंगाल में कोरोना का असर को देखते हुए चुनाव आयोग ने सख्ती भी दिखाई है। आयोग ने रैलियों, सभाओं और रोड शो में कोरोना प्रोटोकॉल के सख्ती से अमल करने के निर्देश दिए हैं। हालांकि उसने चुनाव प्रचार पर रोक नहीं लगाई है और न ही मतदान की तिथियां बदली है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में मालदा से बीजेपी उम्मीदवार गोपाल चंद साहा को गोली मारकर घायल कर दिया गया। साहा को रविवार रात उस वक्त गोली मारी गई जब वो मालदा के शाहपुर में कैंपेन कर लौट रहे थे। फिलहाल उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने रोड जाम कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में चुनाव से पहले जिंदा बम बरामद होने से दहशत फैल गई। पुलिस ने दलार थाने के बहारा गांव में 26 जिंदा बम बरामद किए। बम निरोधक दस्ते ने मौके पर पहुंचकर उन्हें डिफ्यूज किया। पुलिस जांच कर रही है कि यहां ये बम किसने और क्यों इकट्ठा किए। कहां पर हो रहा है पंचायत चुनाव के दूसरे चरण का मतदान? जमानत के बाद आज लालू यादव की रिहाई संभव। कहां बेटे ने सड़क पर छोड़ा लेकिन पुलिस के जवान ने अस्पताल पहुंचाया। देश की अहम खबरें देखिए टॉप 9 राष्ट्र। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के लिए आज वोटिंग हो रही है। लखनऊ, वाराणसी, नोएडा समेत प्रदेश के 20 जिलों में मतदाता मतदान कर रहे हैं। आयोग ने कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए मतदान के निर्देश दिए हैं। इस दौरान ड्रोन से निगरानी की जाएगी। आज करीब 3.5 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव को आज रिहाई मिल सकती है। परिवार के मुताबिक लालू अभी इलाज के लिए अस्पताल में ही रहेंगे। लालू का दिल्ली के एम्स में इलाज चल रहा है। लालू यादव को दुमका कोषागार निकासी मामले में झारखंड हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी है। असम के पूर्व मुख्यमंत्री भूमिधर बर्मन का रविवार शाम लंबी बीमारी के चलते 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वो पिछली काफी समय से गुवाहाटी के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती थे। पीएम मोदी ने उनकी मौत पर ट्वीट कर दुख जताया और लिखा कि उनके निधन से दुखी हूं। दुख की इस घड़ी में उनके परिजनों और समर्थकों के प्रति मैं संवेदना व्यक्त करता हूं। यूपी गेट बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस ने रविवार देर रात एक्सप्रेसवे की मुख्य लेन से बैरिकेडिंग को हटा दिया। दिल्ली से गाजियाबाद को जोड़ने वाली लेन अभी तक बंद थी, उसे अब खोल दिया गया है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर किसान आंदोलन की वजह से यहां पिछले करीब 5 महीनों से यातायात बंद था। पंजाब के अमृतसर में रविवार को किसान मजदूर संघर्ष समिति की ओर से कृषि कानून के खिलाफ महापंचायत की गई। इस दौरान किसान नेताओं ने केंद्र सरकार पर किसानों को धोखा देने का आरोप लगाया और कहा कि जब तक कानून वापस नहीं लिया जाएगा तब तक विरोध जारी रहेगा। मुंबई में 3 अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारियों ने 25 लाख रुपए की एमडी ड्रग्स बरामद की है। इसके अलावा 20 लाख रुपए की नकद और 40 किलोग्राम से ज्यादा गांजा भी बरामद किया है। मामले में 3 ड्रग्स पैडलर्स को भी गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली पुलिस के एक सिपाही राजू राम ने बुजुर्ग को आरएमएल अस्पताल में भर्ती कराया। बुजुर्ग का बेटा उन्हें कोरोना संक्रमित समझकर उन्हें छोड़कर चला गया था। राजू राम दिल्ली के राजेंद्र नगर थाने में तैनात है। दिल्ली से रिश्तों को शर्मसार करने वाले इस मामले ने लोगों को झकझोर कर रख दिया है। वैश्विक तापमान बढ़ने के कारण देश के कई राज्यों पर क्लाइमेट चेंज का खतरा मंडरा रहा है। एक रिपोर्ट में सामने आया है कि झारखंड, मिजोरम, असम, बिहार, ओडिशा, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल समेत ज्यादा संवेदनशील हैं। इसके अलावा हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड पर भी खतरा बना है। बाबा बर्फानी के पूर्ण आकार का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि ये वीडियो 14 अप्रैल को शूट किया गया था। अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। श्राइन बोर्ड ने वायरल वीडियो पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। कृष्ण जन्मभूमि विवाद सुलझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एसआईटी जांच की मांग। कहां पर ट्रक कार की टक्कर में हादसा हुआ, 5 लोगों की मौत और कहां पीने के पानी के लिए कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। राज्यों की खबरों के लिए देखिए टॉप 9 देश प्रदेश। यूपी की मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह समझौते की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट से रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एसआईटी जांच कराने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट के एक वकील ने इस मुद्दे पर याचिका दायर की है। याचिका में कृष्ण जन्मभूमि की सुरक्षा के लिए विशेष सुरक्षा बल की तैनाती की मांग भी की गई है।
कर्नाटक के यदागिरी में एक रथ ढह जाने से भीषण हादसा हो गया। हादसे में 5 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। अष्टमलिंगेश्वर रथ यात्रा मेला के दौरान रविवार को यह हादसा हुआ। हैदराबाद के शमशाबाद इलाके में ट्रक और कार की टक्कर से हुए हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 15 गंभीर रूप से घायल हो गए। मजदूरों को लेकर लौट रही कार एक तेज रफ्तार बेकाबू ट्रक से टकराकर पलट गई। हादसे के समय ट्रक में करीब 30 मजदूर सवार थे। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में चुनाव ड्यूटी में आ रही पुलिस जवानों से भरी एक बस खाई में गिर गई। हादसे में 2 जवान घायल हो गए हैं। हादसा लखनऊ के हरदोई रोड पर काकोरी कोतवाली क्षेत्र में हुआ। दुर्घटना में बस में बैठे सभी जवान बाल बाल बच गए। बस में सवार सभी जवान चुनाव ड्यूटी के लिए लखनऊ आए हैं। यूपी के गाजियाबाद के अशोक विहार कॉलोनी में पुलिस की गाड़ी पर पथराव किया गया। इसमें सीओ लोनी के समेत कई गाड़ियों के शीशे टूट गए। स्थानीय लोगों ने 3 महिलाओं को बच्चा चोरी के शक पर पकड़ा था। पुलिस ने तीनों को पूछताछ के लिए बुलाने पर विवाद हो गया। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुटी है। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में प्रवर्तन निदेशालय ने एक ट्रक से 500 किलोग्राम कैनेबीस को पकड़ा है। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर छापेमारी के दौरान इसे सीज किया गया। पुलिस ने कैनेबीस को सीज कर अब पता लगाने में जुटी है कि आखिर इसे कहां से लाया जा रहा था। उड़ीसा के मयूरभंज में ट्यूबवेल पानी की पाइपलाइन होने के बावजूद लोगों को पीने के पानी के लिए मशक्कत करनी पड़ती है। महिलाओं को कई किलोमीटर पैदल चलकर पीने के लिए पानी की व्यवस्था करनी पड़ती है। कई गांवों की महिलाएं एक साथ पानी भरने के लिए साथ चलती हैं और पानी को घड़ों में भरकर अपने घर लाती हैं। पंजाब के लुधियाना रेलवे स्टेशन पर पंजाब पुलिस के एएसआई का संवेदनशील चेहरा सामने आया है। स्टेशन पर एक बुजुर्ग महिला टिकट खिड़की तक जाने में असमर्थ थी। एसआई जसबीर सिंह को जब ये पता चला महिला चल नहीं पा रही तो उन्होंने अपनी पीठ पर बिठाकर उन्हें टिकट विंडो तक पहुंचा दिया, जिसके बाद पूरे शहर में जसबीर की तारीफ हो रही है। कर्नाटक के शिमोगा में उद्यान विभाग से रिटायर्ड ऑफिसर ने एक ही पेड़ पर 20 तरह के आम उगा दिए, जिसमें बैगन पल्लीस, मल्लिका, तोतापरी, रत्नागिरी, अल्फांसो आम शामिल हैं। घर के पास छोटी सी जगह पर किए गए इस कारनामे को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। दिल्ली और बैंगलोर के धमाके के आगे कैसे बेदम हुए पंजाब के किंग्स और कोलकाता के नाइट राइडर्स। संडे का दिन कैसे रहा तमाम ओपनर्स के नाम, किन किन गेंदबाजों की हुई सबसे ज्यादा धुनाई। T20 लीग से जुड़ी बड़ी खबरें देखिए टॉप 9 T20। T20 लीग में रविवार को हुए दिन के दूसरे मुकाबले में दिल्ली ने पंजाब को 6 विकेट से करारी शिकस्त दी। दिल्ली के सामने 196 रनों का बड़ा लक्ष्य था, जिसे उन्होंने 19वें ओवर में हासिल कर लिया। ये दिल्ली की इस सीजन में दूसरी जीत है, वहीं पंजाब की दूसरी हार है। पंजाब के खिलाफ दिल्ली के सलामी बल्लेबाज शिखर धवन ने मैच विनिंग पारी खेली। शिखर ने 49 गेंद पर धमाकेदार 92 रन बनाए। अपनी पारी में शिखर ने 13 चौके और 2 छक्के लगाए। ये इस सीजन में शिखर की दूसरी और T20 लीग करियर की 43वीं अर्धशतकीय पारी है। पंजाब के लिए मयंक अग्रवाल और कप्तान केएल राहुल की शानदार सलामी साझेदारी काम नहीं आई। दोनों ने पहले विकेट के लिए 122 रन जोड़े। मयंक अग्रवाल ने 36 गेंद पर 69 रन की पारी खेली। अपनी पारी में मयंक ने 7 चौके और 4 छक्के लगाए। इस दौरान मयंक की बल्लेबाजी का स्ट्राइक रेट 191 रहा। पंजाब के कप्तान केएल राहुल का शानदार खेल दिल्ली के खिलाफ भी जारी रहा। केएल राहुल ने 51 गेंद पर 61 रन बनाए। अपनी पारी में 7 चौके और 2 छक्के लगाए। केएल राहुल इस सीजन में 2 अर्धशतक लगा चुके हैं। उन्होंने पहले मैच में राजस्थान के खिलाफ 91 रन की पारी खेली थी। T20 लीग में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने लगातार तीसरी जीत दर्ज की। रविवार को हुए मुकाबले में बैंगलोर ने कोलकाता को 38 रन से हरा दिया। कोलकाता के सामने 205 रन का लक्ष्य था, लेकिन केकेआर 20 ओवर में 8 विकेट पर 166 रन ही जोड़ पाई। ये कोलकाता की सीजन में दूसरी हार है। कोलकाता के खिलाफ बेंगलोर की ओर से ग्लेन मैक्सवेल और एबी डिलीवर्स ने धमाकेदार पारी खेली। मिस्टर 360 डिलीवर्स ने महज 34 गेंद पर नाबाद 76 रन जोड़े। वहीं मैक्सवेल ने 49 गेंद पर 78 रन बनाए। दोनों ने अपनी अपनी पारी के दौरान 9 चौके और 3 छक्के लगाए। पॉइंट्स टैली में 3 जीत के साथ बेंगलोर की टीम टॉप पर काबिज है। वहीं दिल्ली कैपिटल्स पंजाब को हराकर दूसरे नंबर पर पहुंच गई है। तीसरे पायदान पर मुंबई और चौथे नंबर पर चेन्नई की टीम है। वहीं ऑरेंज कैप शिखर धवन और पर्पल कैप हर्षल पटेल के नाम है। आज चेन्नई सुपर किंग का सामना करेगी राजस्थान रॉयल्स की टीम। ये मैच मुंबई में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। दोनों टीमों के बीच अब तक कुल 23 मुकाबले हुए, जिसमें से चेन्नई ने 14 मैच अपने नाम किए, वहीं राजस्थान के नाम 9 मैच रहे। T20 लीग में 200 छक्के पूरा करने से सिर्फ 2 कदम दूर है चेन्नई के बल्लेबाज सुरेश रैना। रैना ने T20 लीग में अब तक 198 छक्के लगाए हैं। इसके अलावा रैना 500 चौके लगाने से सिर्फ 3 चौके दूर हैं। रैना ने अब तक 195 मैच खेले हैं, जिनमें उन्होंने कुल 5430 रन जोड़े हैं।
और इसी के साथ न्यूज टॉप 9 में फिलहाल वक्त एक ब्रेक का।